हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपनी अपनी जगह पे स्वस्थ और कुशल रहकर अपनी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। आज के सेशन में हम सब भारत के संविधान से संबंधित जो पार्ट्स एंड शेड्यूल्स है यानी 22 भाग और साथ में जो 12 अनुसूचियां हैं उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात करेंगे और उसके थ्रू हम बहुत सारे अन्य भी तथ्यों को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि आप सब जान रहे हो कि अभी जो है आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, ठीक है। आरओ एआरओ का, यूपी पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। और इस तरह के बहुत सारे वनडेज एग्जाम और साथ में सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उन सारे एग्जाम्स के लिए अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं भारत के संविधान का, या इसमें देखेंगे कि और साइंस का भी, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री, सब का जो है रिवीजन क्लासेस चल रहा है, तो आप उसको जरूर जो है ज्वाइन करिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, है ना। और इसके बाद फिर कंटिन्यूएशन में अगर आप इसको लगातार करते हैं जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएगा। और चूंकि ये चैप्टर वाइज है, तो हर एक चैप्टर लास्ट में ऐसा आएगा कि हम लोग मिसलेनियस जो है वो प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो अभी चैप्टर वाइज हो रहा है, तो चैप्टर वाइज और पहले से ही ये डिक्लेयर्ड होता है कि अगले दिन कौन सा जो है सेशन चलने वाला है, किस विषय का, है ना, किस चैप्टर का चलने वाला है। तो आप सब भी खुद से रिवीजन करिए और रिवीजन करने के बाद इसको क्या करो, आप अटेंड करिए। तो फिर निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो फटाफट शेयर करते जाइए, लगातार जुड़ते जाइए, है ना। और जुड़ते जाइए और लाइक का बटन भी जरूर दबाइए। और आप सब जो है कमेंट्स भी जरूर करते रहिए। कोई सवाल है तो सवाल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हुए पहला सवाल हम सब लेते हैं। और वो पहला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। हाँ, यानी कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वो 22 भाषाओं की बात करता है, भाषा से रिलेटेड जो है बात करता है। तो आपको ये बताना है कि पहले जो पहला सवाल है उसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई, यानी कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, बाद में कौन कौन सी भाषा कौन कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं पूछा है, आपको केवल ये बताना है कि कौन कौन सी भाषा बाद में जोड़ा गया। पहले नंबर सवाल का जवाब श्रुति प्रिया जी 1 का सी, ठीक है। जल्दी से जुड़ते जाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। श्रुति प्रिया का पहला जवाब आया और वो पहला का सी बता रही हैं, यानी कि सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और इसका ये सही जवाब है। और देखिए, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं ना, तो इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, जब 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ, तो 8वीं अनुसूची में टोटल जो भाषा की संख्या थी, उन भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी, 14, यानी कि 14 भाषा मूल संविधान में शामिल था, ठीक है। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की जो संख्या थी, वो संख्या कितनी थी, 14। अमित कुमार जी, अब्दुल्ला खां, अखिलेश, श्रुति, शेखर, सबका आज के सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और निश्चित रूप से बहुत ही सरल सवाल है। पटेल जी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, ठीक है। जल्दी से जुड़ते जाइए और शेयर भी करते जाइए, ठीक है। फटाफट जुड़िए और देर मत करिए। और आपको जो है मैं आपको बताऊंगा कि 14 भाषा हो गया, ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या होता है कि 1967 एडी में, 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन पारित किया गया। और इस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भाषा, जिस भाषा को जोड़ा गया वो सिंधी भाषा था। और इस प्रकार यहाँ पे +1 हो गया, तो बराबर टोटल भाषा की संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। तो एक बार फिर से जो जुड़ रहे हैं पहली बार, है ना, अभी जस्ट जुड़े हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आज का जो पहला सवाल है वो सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी, ठीक है। इसका सही जवाब है सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। अब 22 भाषा से संबंधित जो बातें हैं 8वीं अनुसूची में, उसी का डिटेल में आपको बता रहा हूं कि 1950 में 26 जनवरी के दिन जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जब उसका कमेंसमेंट किया गया था, उस समय भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी थी, 14 थी, ठीक है। लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 एडी में हुआ और इसमें सिंधी भाषा जोड़ा गया, तो इस तरह से शामिल भाषाओं की संख्या
15 हो गई। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्या होगा, 1992 एडी में एक बार फिर से एक संशोधन हुआ और वो संशोधन था 71वां, और इस 71वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 3 भाषाएं और जोड़ी गई। मणिपुरी हो गया, ठीक है, मणिपुरी, इसके बाद नेपाली हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, कोंकणी हो गया। तो मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। तो 15 में 3 भाषाएं जुड़ गई, ठीक है, और इस प्रकार टोटल जो भाषा की संख्या थी वो कितना हो गया, 18 हो गया। इसके बाद फिर से क्या होता है कि 2003 एडी में एक और संशोधन होता है, और वो संशोधन जो है वो कौन सा संशोधन हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 4 भाषाएं और जोड़ी गई, और इन 4 भाषाओं की जो कोडिंग है ना, वो कोडिंग है BSDM, याद रखिएगा, ठीक है, BSDM। और B4 हो जाएगा बोडो, ठीक है, इसमें हो गया B4 हो गया बोडो। इसके बाद S4 हो गया संथाली, ठीक है, बोडो हो गया, संथाली हो गया। D से हो जाएगा डोगरी, ठीक है, डोगरी हो गया। और इसके बाद M से हो जाएगा मैथिली, मैथिली। और ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सा, BSDM कोडिंग याद रखेगा, B4 बोडो हो गया, S4 संथाली, D4 डोगरी और M4 हो गया मैथिली। और ये 4 भाषाएं जुड़ने से टोटल भाषाओं की संख्या जो है वो कितनी हो गई, 22। यानी कि अभी जो है 8वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें लास्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था वो 2003 में हुआ था, यानी कि 2003 के बाद अब तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। और इस तरह से तो आप देखिएगा बाद में जो भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा है, मणिपुरी है, नेपाली, कोंकणी है, इसके बाद बोडो हो गया, संथाली, डोगरी और मैथिली। तो ये 4 भाषा बाद में जोड़ा गया, तो 22 भाषाओं की संख्या, यानी भाषाओं की संख्या जो है वो 22 हो गई, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ ना, फिर 71वां हुआ, 21 और 71 को आप जोड़ दीजिएगा तो नेक्स्ट हो जाएगा कितना, 92। 21 प्लस 71 बराबर कितना हो गया, 92 हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यहां भी देखिएगा 21 प्लस 71 बराबर 92, यानी कि 71वां संविधान संशोधन 21 प्लस 71 जोड़ने से 1992। अगला संविधान संशोधन कब हुआ, 21 और 71 जोड़ेंगे तो 92 हो जाएगा, और 92वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया। और इस तरह से शामिल भाषाओं की जो संख्या है वो संख्या क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। चलिए अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल है कि यदि केंद्रीय संसद, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि संसद जो है सामान्य तौर पे संघ लिस्ट में यानी यूनियन लिस्ट में शामिल विषय पर ही कानून बना सकता है, लेकिन कुछ एक परिस्थितियां ऐसी भी होती है कि राज्य सूची में शामिल विषय जिस पर सामान्य स्थिति में राज्य की विधायिका को ही उस पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है, लेकिन संसद को भी कुछ विशेष परिस्थिति में राज्य सूची में शामिल विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिलता है। लेकिन यहाँ पे कई परिस्थितियां, बट यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से कि यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों के विधानमंडल, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या सी हो जाएगा राज्यसभा और डी हो जाएगा लोकसभा। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। पटेल जी बता रहे 2 का ए, अमित कुमार जी 2 का ए बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और श्रुति प्रिया जी 2 का सी, ठीक है, श्रुति जी बता रही हैं 2 का सी, और सी ही इसका सही जवाब होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इसका सही जवाब है राज्यसभा। और इससे रिलेटेड जो है, जो मतलब एक फेमस आर्टिकल है, उस आर्टिकल के बारे में आप जानिएगा। वो आर्टिकल है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है कि यदि राज्यसभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, प्रेजेंट एंड वोटिंग है। इसका मतलब है कि जिस दिन यह संशोधन किया जाना था उस दिन
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची में कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का विषय हो गया है और केंद्र की संसद उस पर कानून बनाए, तब जाकर केंद्र की संसद को उस पर कानून बनाने का, यानी इसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा कार्रवाई करके उस पर क्या करेगा, कानून बनाएगा। तो यहां पे डिसाइड कौन करता है, राज्यसभा। अच्छा, राज्यसभा ही क्यों डिसाइड करता है, लोकसभा डिसाइड क्यों नहीं करता है? तो आपको यह पता है कि राज्यसभा केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा होती है, इसलिए तो उसको राज्यसभा कहा गया ना। कि भाई जब आप भारत में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, जहां पे विषयों का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में होता है, राज्य को संविधान से, केंद्र को संविधान से ताकत मिलती है, लेकिन क्या है कि दोनों अलग अलग है, ये बात सही है, लेकिन क्या राज्य जो है वो केंद्र से जुड़ा नहीं है? तो केंद्र से जुड़ा है, चूंकि संघात्मक शासन की व्यवस्था है। तो राज्यों ने ये कहा कि मैं केंद्र से या संघ से जुड़ा हुआ हूं, इस बात का कैसे एहसास होगा? तो संसद या संविधान सभा के सदस्यों ने यह कहा कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका होगी, एक होगा लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा के जो प्रतिनिधि होंगे वो राज्यों की विधानसभा के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाएंगे, और इस तरह से राज्यसभा केंद्र में राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा। इसीलिए राज्यसभा आर्टिकल 249 के अंतर्गत इस बात को डिसाइड करता है कि अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव यदि पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उस पर केंद्र की संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि यह अधिकार एक बार में मैक्सिमम जो है 1 साल के लिए ही मिल सकता है। यदि 1 साल के बाद भी ऐसा लगता है कि उस विषय पर संसद ही कानून बनाए, तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत फिर से राज्यसभा में इसी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, और तब जाकर क्या होगा, फिर से बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सिविल सर्विसेज में, आईएएस में ये सवाल पूछा गया। इसलिए यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्ति और विषयों को ग्रहण करना हो, तो इस आशय का प्रस्ताव राज्यसभा में पारित होगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर सवाल पे आते हैं। तीसरा नंबर सवाल है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? पहला हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी हो जाएगा राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी हो जाएगा पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, और डी हो जाएगा सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तीसरे नंबर सवाल का जवाब जल्दी से फटाक से पटेल जी। ठीक है, जल्दी से। आज लगता है आप लोगों ने शेयर नहीं किया, दबा के शेयर करिए और दबा के लाइक का बटन जरूर दबाइए। यहाँ पे 12 लोग लाइव है, लेकिन अभी तक लाइक का बटन नहीं दबा हुआ है। तो आप लोग अखिलेश जी 3 का ए, ठीक है, पटेल, श्रुति प्रिया जी, अमित कुमार जी, सब लोग 3 का ए कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अब सवाल ये है कि जब 5वीं अनुसूची का संबंध अनुसूचित जनजाति से है, 6ठी अनुसूची का भी संबंध अनुसूचित जनजाति से है, तो फिर ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? एक ही अनुसूची में सारी बातें शामिल कर दिया जाता है ना। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रावधान है भारत के संविधान में ना, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत इसे जोड़ा, मतलब उसमें एक प्रावधान था 1935 के भारत सरकार अधिनियम, इसमें धारा 91, ठीक है, और धारा 92, ठीक है, 91 एंड 92 हो जाएगा। ये जो 91 था ना, ये 91 क्या कर रहा था कि ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो जिक्र था, ये था एक्सक्लूडेड, है ना, एक्सक्लूडेड एरिया। इसमें क्या था, एक्सक्लूडेड एरिया। और जब 92 धारा थी, इसमें पार्शियली, इसमें जो शब्द जोड़ा गया था पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया, ठीक है, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया। इसका मतलब ये हो गया ऐसा एरिया जो एक्सक्लूड कर दिया गया, और पार्शियली एक्सक्लूडेड का मतलब है जो आंशिक रूप से एक्सक्लूडेड किया गया। तो जो 92 धारा 92 था ना, इसी के तहत जो है
पांचवी अनुसूची भारत के संविधान में फिफ्थ शेड्यूल को जोड़ा गया, और जब एक्सक्लूडेड की बात करती है 91 में, इसके अंतर्गत सिक्स्थ शेड्यूल को भारत के संविधान में जोड़ा गया। यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में भी जो है शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइबल्स है, शेड्यूल्ड ट्राइबल जो एरिया है, उस ट्राइबल एरियाज के संबंध में इसमें जो है जानकारी दी गई थी। और यह धारा 91 और धारा 92 इसी से जुड़ा हुआ है। और धारा 91 क्या कर रहा था? एक्सक्लूडेड, यानी इसका मतलब ये हो गया कि शेष जो भारत के प्रांत है उसकी तुलना में जनजातीय इलाकों के दृष्टिकोण से जो पूर्ण रूपेण एक्सक्लूडेड एरिया है, तो वो एक्सक्लूडेड एरिया ये छठी अनुसूची में जाकर शामिल हो गया। और जबकि भारत के संविधान में जो धारा 92 1935 में था वो पार्शियली एक्सक्लूडेड, ये फिफ्थ शेड्यूल हो गया। और आप ये समझ जाइए, ये जो पांचवी अनुसूची है ना, इस पांचवी अनुसूची में अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो शेष भारत के 10 स्टेट्स इसमें शामिल है। और ये 10 स्टेट की बात करेंगे ना तो केरला, तमिलनाडु उसमें शामिल नहीं। अब ये 10 स्टेट कौन सा है ये भी याद रखना है आपको, ठीक है? ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है। अगर नक्शा को देखेंगे तो नीचे अगर देखिएगा केरला, तमिलनाडु नहीं आता है, आप देखिएगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जो है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज में आता है, ठीक है? इसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा, इसके बाद गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, तो ये हो जाएगा 5 स्टेट, ठीक है? इसके बाद हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर यहां पर हो जाएगा आपका उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो है, तो कहने का मतलब है कि 10 स्टेट्स कौन कौन सा है ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम सिक्स्थ शेड्यूल की बात करते हैं तो ये छठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत के, आप देखिएगा कि इसमें 4 राज्य जो है वो कौन कौन से आएगा, तो मिजोरम, त्रिपुरा, मित्री मेघ, मेघालय और असम। मित्री मेघ यानी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये 4 जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स स्टेट्स है, ये 7 सिस्टर्स स्टेट्स में ये 4 जो राज्य है ये सिक्स्थ शेड्यूल के अंतर्गत आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि 7 जो 7 सिस्टर्स स्टेट है ना, उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर इसमें नहीं शामिल है। इस बात को ध्यान रखना है। कौन कौन शामिल है या तो ये याद रखिए, या फिर कौन शामिल नहीं है ये याद रखिएगा। और इसके बाद एक और स्टेट वहां पे जो 7 सिस्टर्स स्टेट में नहीं आता है, सिक्किम, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? नेहा जी नमस्कार, ठीक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, मेघा, तो देखिए मित्री मेघ असम हो गया, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये सिक्स्थ शेड्यूल में शामिल है। जबकि फिफ्थ शेड्यूल की बात करें तो 10 स्टेट इसमें शामिल है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चौथे नंबर सवाल की बात करें। चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा सर्वप्रथम सैन्य भाषा, सैन्य भाषा का मतलब होता है क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कई बार ये सवाल पूछा गया है। चौथा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा को केंद्र सरकार द्वारा सर्वप्रथम सैन्य भाषा, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम। यहाँ पे ये समझना है कि कौन सी भाषा। देखिए जब हम क्लासिकल भाषा की बात करते हैं ना, जब हम शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत ऐसी भाषा आती है जिसकी अपनी एक समृद्ध जो है साहित्यिक परंपरा रही हो, ठीक है ना? जिसका एक समृद्ध जो है साहित्यिक परंपरा रही हो, ऐसी भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा जो है वो दिया जाता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी भाषा को सबसे पहली बार दर्जा दिया गया था क्लासिकल भाषा का। चौथे नंबर सवाल का रश्मि सिंह जी नमस्कार, पटेल जी कह रहे हैं 4 का डी, अमित कुमार जी बी कह रहे हैं, नेहा बी, ठीक है, नेहा बी कह रहे हैं, बी मतलब तमिल, ठीक है, तमिल कह रहे हैं। सब लोग जो है जो बात कह रहे हैं, श्रुति प्रिया जी 4 का बी। अब यहां पे देखिए समझिए, ये इसका सही जवाब 4 का बी ही है, ये बात सही है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ और बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको जानना है कि 2004, ठीक है, 2004 में सबसे पहली बार, ये ध्यान रखेगा, तमिल भाषा को, ठीक है, तमिल भाषा को क्या किया गया? क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2005 में याद रखना है कि संस्कृत भाषा को भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा, सॉरी, क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया। 2008 की अगर हम बात करें, 2008 में क्या हुआ? याद रखना है कि तेलुगु,
ठीक है, तेलुगु। इसके बाद तेलुगु के बाद हो जाएगा 2008 में ही जो है, 2008 में ही कन्नड़ को, है ना, कन्नड़ को दिया गया, कन्नड़, है ना। तो तेलुगु, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़। इसके बाद देखिएगा तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया। इसके बाद 2000 तमिल हो गया, तेलुगु, कन्नड़। इसके बाद 2009 में, 2009 में हो गया मराठी भाषा, ठीक है, मराठी हो गया। और 2013 में, 2013 में उड़िया भाषा, ठीक है, उड़िया भाषा। यानी कि ये जो 6 भाषा है ना, इस 6 भाषा को अब तक जो है क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। तो सबसे पहले तमिल, तमिल के बाद संस्कृत, संस्कृत के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद हो गया कन्नड़, कन्नड़ के बाद फिर क्या हो जाएगा, सॉरी मराठी नहीं, मलयालम है, ठीक है ना। यहाँ पे मलयालम याद रखिएगा, मराठी नहीं, ये है मलयालम। अभी मराठी के लिए आवाज उठ रही है, अभी तक मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज घोषित नहीं किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखने की। यानी कि आप एक बात नोटिस करोगे कि साउथ इंडिया की जो 4 राज्य है ना, उस जो जिसे द्रविड़ भाषाई क्षेत्र कहा जाता है, केरल मलयालम, तमिलनाडु तमिल हो गया, कर्नाटक कन्नड़ हो गया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, इन चारों भाषाओं को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 2 भाषा संस्कृत हो जाएगा और साथ में उड़िया। तो उड़िया और संस्कृत है, ये 2 उत्तर भारत की भाषा मान लीजिए, और 4 जो द्रविड़ भाषाई क्षेत्र है, द्रविड़ भाषा क्षेत्र याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि द्रविड़ भाषाई वर्तमान भारत में, अगर द्रविड़ भाषाई राज्यों की संख्या की बात की जाए तो कितने लोग बता सकते हैं कि वर्तमान भारत में द्रविड़ भाषाई राज्यों की संख्या कितनी है? कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी से बताइए। वर्तमान भारत में, ठीक है, वर्तमान भारत में द्रविड़ भाषाई राज्यों की संख्या कितनी है? कौन सबसे पहले इसका जवाब दे सकता है? जल्दी से बताइए, गलत जवाब नहीं होना चाहिए। ठीक है, श्रुति प्रिया जी, उड़िया 2014 है, ठीक है, कोई बात नहीं। मलयालम 2013, ठीक है। अमित कुमार जी, आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, देखते हैं और कौन बताता है। वर्तमान भारत में द्रविड़ भाषाई राज्यों की संख्या कितनी है? आपने जब जनगण मन सुना होगा ना, जनगण मन आप गाते हो ना, तो आप गाते हैं ना, जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। तो यहाँ पे द्राविड़ उत्कल बंगा जो है, तो द्राविड़ जो है वो कौन कौन से राज्य को रिप्रेजेंट करता है? कितने राज्य हैं? कौन बता सकता है? जल्दी से बताइए, आगे बढ़िए। ठीक है, आपको बताना है। देखिए, अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। अमित कुमार जी को बोल रहे हैं कि नहीं पता है, नेहा जी भी बोल रही है नहीं पता है। तो किनको पता है, किन्हीं को पता है तो बताइए। अच्छा, चलिए मैं अब सवाल आपसे ये करता हूं कि द्रविड़ भाषाई क्षेत्रों की संख्या कितनी है? आप देखिए, समझिए, द्रविड़ भाषाई राज्य, ठीक है, द्रविड़ भाषाई स्टेट्स, ठीक है, की संख्या कितनी है? ठीक है। दूसरा सवाल है कि द्रविड़ भाषा की संख्या, द्रविड़ भाषाई भाषाओं की संख्या कितनी है? ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये कितनी है, ये कितनी है? जल्दी से बताइए, कितने लोग बता सकते हैं? रश्मि सिंह जी बता रही हैं 4, ठीक है। अब 4 क्या बता रहे हैं नहीं मालूम है। तो देखिए, अगर द्रविड़ भाषाई भाषाओं की संख्या पूछा जाएगा तो वो 4 है। और वो 4 कौन कौन सा है? तो केरल हो गया, यानी मलयालम हो गया, ठीक है, मलयालम हो गया। इसके बाद तमिल हो गया, तमिल के बाद हो जाएगा कन्नड़, और कन्नड़ के बाद हो जाएगा तेलुगु, ठीक है, तेलुगु। यानी कि द्रविड़ भाषाओं की संख्या कितनी है? 4। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि द्रविड़ भाषाई वर्तमान राज्यों की संख्या कितनी है, तो वो 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मलयालम केरल, तमिल हो गया तमिलनाडु, कन्नड़ कर्नाटक। लेकिन तेलुगु में अब 2 भाषा, 2 क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले जो है अगर देखा जाए तो पहले भी 4 ही स्टेट थे, लेकिन तेलंगाना बन जाने की वजह से दोनों जो है वो तेलुगु भाषा ही क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन राज्यों की संख्या, तो इसलिए द्रविड़ भाषाई राज्यों की संख्या की बात होगी। अच्छा, एक बात और देखो कि जब क्या हुआ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब हमारे देश के जो राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम है, उस नेशनल एंथम में जब पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ शब्द जोड़ा,
तो आप सोचिए वो कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने एक शब्द में 4 राज्य को अपने राष्ट्रगान में समाहित कर लिया। लेकिन बाद में तेलंगाना बन गया तो तेलंगाना के लिए अलग से किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वो द्राविड़ क्षेत्र ही आता है और द्राविड़ शब्द ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। चलिए एक बात और बताइए कि अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि वर्तमान भारत के राष्ट्रगान में उड़ीसा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है, कितने लोग बता सकते हैं? जल्दी से बताइए कि वर्तमान भारत में, ठीक है, वर्तमान भारतीय राष्ट्रगान में उड़ीसा के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? जल्दी से, फटाक से। आप सब शेयर नहीं कर रहे हो, है ना? आप सब शेयर करते रहिए, लाइक का बटन भी दबाते रहिए। नेहा जी ने सबसे पहले इसका जवाब दिया और उन्होंने कहा उत्कल। याद रखना है कि उत्कल जो है वो क्या है कि भारत के जो राष्ट्रगान है उसमें पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, ये उत्कल शब्द जो है वो उड़ीसा के लिए है, जिसे प्राचीन काल में कलिंग भी कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, अगर मैं आपसे एक सवाल और करूं कि अहोम राज्य, ठीक है, अहोम राज्य का, अहोमों का शासन कहां पे था? कितने लोग जानते हैं? जल्दी से बताइए। अहोम जनजाति का शासन कहां पे था? अहोम राज्य किसे कहा जाता है? कितने लोग हैं? जल्दी से बताइए फटाफट। अहोम जो है, रश्मि सिंह जी उत्कल, लगता है लेट से। नेहा बता रही है अहोम का शासन जो है वो कहां पे था? असम, है ना? असम। श्रुति प्रिया जी भी असम, रीना मौर्य जी भी असम बता रही हैं। और बिल्कुल सही जवाब है कि अहोम राज्य का असम में। मेरा एक सवाल और है, एक शब्द है नेफा, नेफा, ठीक है, नेफा। आपको बताना है कि नेफा भारत के वर्तमान कौन से राज्य को पहले नेफा कहकर पुकारा जाता था? नेफा कहकर पुकारा जाता था। कितने लोग बता सकते हैं नेफा कौन से राज्य का पहले नाम था, पुराना नाम था? नेफा। नेहा बता रही है नेपाल। नेपाल हमारे देश में नहीं आता है। मैं जो कह रहा हूं, मेरा जो सवाल है वो सवाल ये है कि वर्तमान भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसे नेफा पहले कहा जाता था? और इसका फुल फॉर्म नहीं जानते तो मैं फुल फॉर्म भी बता दूं, ये सब याद रखेगा। इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रस्ट कहा जाता था, अब ये कहा गया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। और ये किसका प्राचीन नाम था, किसका पहले नाम था? यहाँ पे नेहा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, अरुणाचल। अब सही जवाब है रिया राज असम कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नेहा ये सही है कि नेफा जो है वो प्राचीन नाम था। किसका प्राचीन नाम था? वो था अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, मेरा एक सवाल और है, आप बताइए कामरूप, कामरूप जो है वर्तमान भारत के कौन से राज्य का प्राचीन नाम था? जल्दी से बताइए, कामरूप वर्तमान भारत के कौन से राज्य का प्राचीन नाम था? आप श्रुति प्रिया जी यूपी कह रहे हैं, गलत जवाब है। ठीक है, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। मैं जो कह रहा हूं, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कामरूप, कामरूप जो है वो किसका प्राचीन नाम है? कौन से राज्य का वर्तमान समय में प्राचीन नाम है? जल्दी से बताइए। रीना मौर्य जी असम, असम बता रही है। श्रुति प्रिया जी असम, आरके सिंह जी असम, रीना मौर्य जी भी असम बता रही है। बिल्कुल सही जवाब है कामरूप। और कामरूप का पहले ना प्राग ज्योतिषपुर, ठीक है, ये सब याद रखेगा। प्राग ज्योतिषपुर जो है ये इसका क्या नाम था, इसकी राजधानी का नाम था। मेरा एक सवाल है, कौन ये बता सकता है कि योगिनीपुर, आपको बताना है योगिनीपुर प्राचीन काल के किस, वर्तमान किस शहर का प्राचीन नाम था? जल्दी से बताइए। योगिनीपुर वर्तमान कौन से शहर का प्राचीन नाम था? जल्दी से बताइए। योगिनीपुर, या ठीक है, जल्दी से बताइए। योगिनीपुर है। नेहा जो है वो दिल्ली बता रही है, बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली में योग माया का मंदिर होने की वजह से, ठीक है, योग माया का मंदिर होने की वजह से इसे दिल्ली को योगिनीपुर कहा गया। इसके बाद आपको यह बताना है कि पुरुषपुर कौन से शहर का प्राचीन नाम हुआ करता था? पुरुषपुर, कितने लोग जानते हैं पुरुषपुर? बताइए, पुरुषपुर कौन से शहर का प्राचीन नाम हुआ करता था? भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा ऐसा शहर था जिसका प्राचीन नाम, ठीक है, प्राचीन नाम पुरुषपुर हुआ करता था? यहाँ पे नेहा कह रहे पटना, ठीक है। रीना मौर्य जी पेशावर, देखिए रीना मौर्य जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रश्मि सिंह का जवाब गलत है। रिया राज, नेहा, सबका आंसर गलत है। सही आंसर रीना मौर्य जी ने बताया, ठीक है। श्रुति प्रिया जी सही कह रहे, योगिनीपुर जो है दिल्ली,
ठीक है। जो यहाँ पे देखिए पुरुषपुर जो है ना पेशावर का प्राचीन नाम था, ये चीज ध्यान रखना है। और जो पटना बता रहे हैं ना, पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर था, इस बात को ध्यान में रखिएगा, कुसुमपुर। ठीक है, कुसुमपुर, ये पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? कुसुमपुर था। मेरा एक सवाल है, कौन इसका जवाब दे सकता है? अगर मैं आपसे ये बात करूं कि आपको ये पता है कि मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरी हुआ करती थी, बाद में जाके इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनी, तो आपको ये बताना है कि मगध का वो कौन सा ऐसा शासक था जिसने सबसे पहली बार पाटलिपुत्र के महत्व को समझा था। वो जो एरिया था ना, उस एरिया के सामरिक महत्व को समझने वाला मगध का पहला शासक कौन था? आपको इसका जवाब देना है। इसका सही जवाब जो है कुसुमपुर सही है श्रुति प्रिया जी, ठीक है। आपको बताना अजात शत्रु, नेहा बता रही है अजात शत्रु, रीना मौर्य जी उदयन बता रही है, ठीक है। जल्दी से चलिए और देखता हूं किसका कोई जवाब। श्रुति प्रिया जी अजात शत्रु बिल्कुल सही जवाब है। देखिए ध्यान रखना है कि इसमें अजात शत्रु और उदायन, ये दो जो है व्यक्ति, दो शासक का नाम याद रखिएगा पाटलिपुत्र के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए पाटलिपुत्र का जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र के सामरिक महत्व को समझने वाला पहला शासक अजात शत्रु था, लेकिन अजात शत्रु उसको एक शहर के रूप में स्थापित नहीं कर सका। एक शहर के रूप में पाटलिपुत्र को बसाने का श्रेय उदायन को जाता है। अच्छा, इसमें एक और जो है बच्चे ने क्या किया है कि कहीं पर लिखा है, जैसे रीना मौर्य जी ने उदयन लिखा है, याद रखिएगा उदयन जो है ना वो गलत हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर आप जो है उदयन, एक शासक है उदयन और एक शासक है उदायन, ठीक है, अगर उदायन की बात आएगी तो ये मगध का शासक था, और अगर उदयन की बात आएगी तो ये वत्स महाजनपद का, जिसकी राजधानी कौशांबी हुआ करती थी, वत्स का शासक उदयन और जो है मगध का शासक उदयन। तो पाटलिपुत्र शहर वत्स का तो बसाएगा नहीं, इसलिए उदयन यहाँ पे कभी भी गलती से उदयन मत लिखिएगा, उदायन लिखिएगा, ठीक है ना। नेहा जी उदायन और रीना मौर्य जी उदयन, उदयन और उदायन में अंतर समझ लीजिएगा, ये आपको जो है, ठीक है रीना मौर्य जी, अगर नहीं जानते थे तो ये हमने आपको बताया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आपने देखा पुरुषपुर पेशावर हो गया, कुसुमपुर पाटलिपुत्र, योगिनीपुर योग माया मंदिर ये के नाम से दिल्ली का नाम पड़ा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब जो है हम लोग 5वें नंबर सवाल पे आते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है? 22, 24, 29, 32। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? 22, 24, 29, 32। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब। 5 का सी 29, ठीक है। नेहा भी 29, ठीक है। श्रुति प्रिया जी 5 का सी, जल्दी से बताइए इसका जवाब, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है, इस 5वें नंबर सवाल का भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 22, 24, 29, 32। तो इसमें देखिए रीना मौर्य जी ने 29, रश्मि जी ने भी 29, लेकिन आरके सिंह 22 कह रहे हैं, श्रुति प्रिया जी 29, नेहा भी 29 और 29 विषय ही सही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में भी थोड़ी बात है मैं आपको और बता दूं विस्तार से। देखिए जब हम क्या कहते हैं कि 11वीं है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि ये है 11वीं अनुसूची, ये है 11वीं अनुसूची और ये है 12वीं, ये हो गया 12वीं, ठीक है ना। ये क्या है? अनुसूची। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा, याद हो जाएगा आपको, है ना। अनुसूची 11वीं को हम क्या करेंगे? 11वीं ऐसे लिख सकते हैं ना। 12वीं को 12वीं अनुसूची हो गया, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए 11वीं अनुसूची का संबंध जो है ये किससे है? पंचायती राज से, ठीक है। ये किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची का संबंध जो है वो किससे संबंधित है? नगर पालिका, नगर मतलब कह सकते हैं नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। इसके बाद देखिएगा कि ये जो 11वीं अनुसूची है ना, इसका जो है इसके बारे में जानकारी 243, ठीक है, 243(6), ठीक है, ये 243(6) हो जाएगा। और इसका जिक्र जो है आर्टिकल 243 का ब, ठीक है,
यहाँ पे 243 6 हो गया। ठीक है, आपको पता है कि 9वीं जो 11वीं अनुसूची है ये 1992 में, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है 1992 में जोड़ा गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोनों के दोनों पीवी नरसिंहा राव के समय में जोड़ा गया, ये भी आपको पता है। ये 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को दर्शाता है, 12वीं अनुसूची नगरीय व्यवस्था को, नगरीय स्थानीय स्वशासन को। ये 243 6 है और यहाँ पे 243 बा, और इसमें टोटल विषयों की संख्या 29 है, जबकि इसमें टोटल विषयों की संख्या कितनी है? 18। तो यहाँ पे देखिए 243 छा गया, 11वीं छा गया, और बा से हो गया 243 बा फॉर हो गया 12वीं अनुसूची। यानी 12वीं अनुसूची के संबंध में 243 ब में जानकारी मिलती है और इसमें शामिल विषयों की संख्या 18 है। 243 छा गया 11वीं अनुसूची से संबंधित है और जो पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, और इसमें टोटल शामिल विषयों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ठीक है, अब 6 नंबर सवाल पे आते हैं कि भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? क्या उपबंधित है? ये थोड़ा बड़ा सवाल है। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। 6 नंबर सवाल का जवाब, 6 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से फटाक से इसका दीजिए जवाब। सिक्स का सी, नेहा भी सी कह रही हैं। ठीक है, श्रुति प्रिया सी। जल्दी जल्दी फटाफट इसका जवाब और देखता हूं कौन दे रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे देखिए इसका सही जवाब के पहले ये थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए तीसरी जो अनुसूची है, ठीक है, तीसरी अनुसूची का संबंध जो है वो किससे है? शपथ ग्रहण से। संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ के प्रारूप के संबंध में जानकारी तीसरी अनुसूची में मिलता है। और ये ध्यान रखना है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए जितने भी देश के पदाधिकारी है उनके शपथ ग्रहण एक निश्चित प्रारूप में करना होता है। पद की गोपनीयता की शपथ एक निश्चित प्रारूप में करना होता है और आप इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए 2 तरह के शपथ की बात आती है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा जब हम तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। और आप देखिएगा कि कोई मंत्री वगैरह होता है ना, जब शपथ ग्रहण करता है तो उस समय मंत्री, याद रखिएगा सांसद के रूप में नहीं, जब मंत्री के रूप में उनका चुनाव होता है या उनको जो है नियुक्त किया जाता है तो फिर वो 2 तरह की शपथ ग्रहण करते हैं। एक होता है पद का शपथ और दूसरा है पद की गोपनीयता की शपथ। पद का शपथ ग्रहण करने के बाद पद की गोपनीयता क्या होता है? तो आप ये समझ जाइए कि जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जो है भारत के कौन है? डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर होने की वजह से रक्षा से रिलेटेड बहुत सारे सेंसिटिव जानकारियां, बहुत सारी ऐसी जानकारियां राजनाथ सिंह जी के पास मौजूद होगी, जिसको अगर वो घर में चले गए, दोस्त यार से मिल गए, हा ही करके जो है वो क्या कि बता दिया हमने तो ये कर दिया वो कर दिया। मतलब गोपनीय जो चीजें होती है आपके चाहे जितने भी करीब क्यों ना हो, आप उनको शेयर नहीं करेंगे। यानी कि आप अपने पद की तो कह सकते हैं शपथ ग्रहण करते ही हैं, लेकिन पद की गोपनीयता की भी शपथ ग्रहण आपको करना पड़ता है। और उसमें आप इस बात की शपथ ग्रहण करते हैं कि हमारे पद से रिलेटेड बहुत सारी जो जानकारियां होंगी, जो बहुत सेंसिटिव भी हो सकता है, उससे मैं किसी आम जनों तक में या किसी अपने सगे संबंधी तक उसे कम्युनिकेट में नहीं करूंगा, है ना। तो 2 तरह की, तो दोनों शपथ का प्रारूप की बात करें तो ये तीसरी अनुसूची में मिलता है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इन तीनों के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसकी जानकारी, इनके शपथ ग्रहण की जानकारी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में अलग से दिया गया है। आर्टिकल 69 में
वाइस प्रेसिडेंट का और गवर्नर का 159, यानी कि 60, 69 और 159। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल के शपथ ग्रहण के प्रारूप की बात इसमें नहीं की गई है। इनका राष्ट्रपति का 60 में, वाइस प्रेसिडेंट का 69 में और गवर्नर का 159 में जानकारी मिलती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका क्लियर हो गया होगा ना। अब देखिए, अगर प्रश्न पे यहाँ पे आइए तो देखिए आपको समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए शपथ, याद रखिएगा ये नहीं है, ये नहीं होगा, लेकिन ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो 1, 2, 4 यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 7वें नंबर सवाल पे आते हैं। संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध किए गए? भाग 8, भाग 9 का क, भाग 10, भाग 11। कितने लोग बता सकते हैं जल्दी से? बी हो गया भाग 9 का क। रीना मौर्य जी 1, 2, 4 एकदम सही जवाब है, और रश्मि सिंह जी 1, 2। नेहा बी हो गया। श्रुति प्रिया जी 7 का बी, 9 का क। चलिए मेरा एक सवाल है, ये तो सही है, ये आपका सही जवाब है। मेरा एक सवाल है कि दुनिया का सबसे प्राचीन नगर पालिका या नगर निगम कौन से देश का है या कौन से शहर का है? दुनिया की बात कर रहा हूं। ठीक है, पहले दुनिया की बात करिए कि दुनिया का सबसे पुराना नगर निगम कौन से देश का या कौन से शहर का है? कौन बता सकता है? जल्दी से बताइए। दुनिया का सबसे प्राचीन नगर पालिका या नगर निगम किस शहर का है? कौन बता सकता है? इसमें किसी को जानकारी अगर हो तो बता सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी सही जानकारी शायद आपके ऊपर नहीं होगा। याद रखिएगा, इसका सही जवाब है लंदन। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के अंदर भारत का सबसे प्राचीन नगर निगम कौन से शहर का है? जल्दी से बताइए। वर्तमान भारत, नया इंडिया का बताइए कि इंडिया का कौन से शहर का नगर निगम सबसे प्राचीन है? सर्वप्रथम वहां पे देखिए, श्रुति प्रिया जी ने चेन्नई लिखा, मुकेश कुमार प्रजापति ने मद्रास। मद्रास हो गया, सही है, चेन्नई आज इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि भारत में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम कौन से शहर का है? कौन बता सकता है? उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन नगर निगम कौन से शहर का है? कौन बता सकता है? जल्दी से बताइए, आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, जल्दी से बताइए। मद्रास तो सही है, सबसे प्राचीन है भारत का, लेकिन कानपुर का सबसे पुराना नगर निगम किस शहर का है? किसी को मालूम है? देखिए, नेहा जी ने सही जवाब दिया, मुकेश ने भी सही जवाब दिया है। ध्यान ये रखना है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात आएगी तो कानपुर का याद रखिएगा 1959 में, और कानपुर के बाद हो जाएगा लखनऊ, और लखनऊ के बाद हो जाएगा प्रयागराज। कलप याद रखिएगा, कलप का से कानपुर सबसे प्राचीन, फिर लखनऊ, फिर प्रयागराज हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सबसे प्राचीन हो जाएगा ये। सबसे जो है क्या हो गया पुराना, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो लंदन का सबसे प्राचीन नगर निगम है। भारत का सबसे प्राचीन चेन्नई हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन जो है कानपुर हो गया। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि पूरे भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे अमीर नगर पालिका या नगर निगम कौन से शहर का है? सबसे अमीर नगर निगम कौन से शहर का है? कौन बता सकता है? आंसर बोल दिए आप सर। ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, आपको बताना है कि सबसे अमीर जो है, भारत का सबसे अमीर नगर निगम या म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन कौन से शहर का है? इंदौर, श्रुति प्रिया जी इंदौर, यही आप लोग जान रहे हैं। इंदौर की औकात जो है मुंबई के सामने में कुछ है क्या? आप बताइए। ठीक है, वो सारे स्वच्छ रश्मि सिंह जी महाराष्ट्र में, बहुत महाराष्ट्र राज्य हो गया, मैं शहर बोल रहा हूं। महाराष्ट्र में मुंबई याद रखिएगा, मुंबई जो है ना भारत का सबसे रिच जो है नगर निगम मुंबई का है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसा शायद मतलब एकदम एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि मुंबई का जो है ना वो उसका जो इनकम है वो आप समझ जाइए कि पाकिस्तान के जीडीपी के बराबर है, लगभग जो है इस तरह से बनाया जाता है।
ठीक है, कंफर्म इसके बारे में मेरे डाटा, लेकिन ऐसा कहीं हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मुंबई सबसे रिच है, ठीक है। चलिए 8वें नंबर सवाल पे आते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में आपातकालीन उपबंध किए गए हैं? आपातकालीन उपबंध कौन से भाग में किया गया है? आपको बताना है कि 22 भाग में इमरजेंसी का जो प्रोविजन है वो है भाग 18। नेहा बता रही है भाग 18, ठीक है। कुछ का जवाब बहुत जल्दी आ जा रहा है, कुछ का जवाब जो है रश्मि सिंह जी ए। मेरा एक सवाल है कि आपातकालीन उपबंध, आपको बताना है कि आपातकालीन जो उपबंध है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। किस देश के संविधान से संबंधित है आपातकालीन उपबंध, कौन बता सकता है? ठीक है, आपातकालीन उपबंध आरती भदौरिया ए, ठीक है। नेहा जी कह रही हैं जर्मनी। देखिए जर्मनी के जो है याद रखना है कि जर्मनी का जो संविधान उस समय कहलाता वीमर संविधान। जर्मनी के वीमर संविधान से भारत में आपातकालीन उपबंध जो है वो लिए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जर्मनी सही है रीना मौर्य जी, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा आप लोग सही लिखिए, नेहा जी और रीना मौर्य जी। जर्मनी का स्पेलिंग जो है ना JERMANI नहीं होता है, जर्मनी का स्पेलिंग होता है GERMANY, है ना। अगर जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते तो जरूर जानिए, है ना। जर्मनी का जो स्पेलिंग आप लोग लिख रहे हो वो गलत लिख रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो जर्मनी का वीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध जो है वो लिए गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 9वां नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है किस भाग में किया गया है? 9वें नंबर सवाल का जवाब जो है जल्दी से बताइए, ठीक है। नेहा जी 20 कह रही है, ठीक है। भाग 20 में लैक्टो क्या होता है? आरती सी जो है, रीना मौर्य जी 20, 9 का सी, श्रुति प्रिया जी 9 का सी सही जवाब है। मेरा एक सवाल है, भारत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कौन से देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से हमने अपने देश के संविधान में द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज टेकन, ठीक है, लिया गया है किसके द्वारा? साउथ अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका नेहा कह रही है, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान के किसी अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता का विवरण किया गया है, कौन सी अनुसूची में? 10वां नंबर सवाल का जवाब जो है जल्दी से बताइएगा, आप जानते होंगे लेकिन इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। 10 का डी सब लोग कह रहे हैं सही है। और ये 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये आपको पता है 1985 में राजीव गांधी के समय में इसे जोड़ा गया था। लेकिन 10वीं अनुसूची के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि 10th शेड्यूल ये 1985 में है, 1985 में। एक तो ये याद रखना है और दूसरी बात 2003 का याद रखना है, ठीक है। ये 52वां संविधान संशोधन है और ये हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। 52nd है ना, ये राजीव गांधी के समय में पारित हुआ था, राजीव गांधी के समय में, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पारित हुआ था, ठीक है ना। दोनों दल बदल से संबंधित है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन क्या हुआ कि इसके पहले 1985 के पहले क्या होता था कि कोई भी जो है सांसद, जैसे मैं जो है वो क्या है कि कांग्रेस के टिकट से जो है चुनाव लड़ने के बाद हम सांसद हो गए, लोकसभा के सदस्य बन गए। लोकसभा का सदस्य बनने के बाद वहां पर जाने के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस से चुनकर आए और वहां पे बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी में शामिल हो गए तो कह सकते हैं कि दल बदल से संबंधित 1985 से पहले कोई प्रावधान नहीं था, आपने बदल लिया। अब आप सोचो कि मैं चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट से, हमें जनता ने जिताया, इसलिए जिताया होगा क्योंकि भाई मैं, या तो 2 रीजन से होता है, या तो हमारी पार्टी अच्छी थी या मैं व्यक्तिगत तौर पे अच्छा था। तो व्यक्तिगत तौर पे तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि हम कौन सी पार्टी से हैं इसके आधार पे क्या करता है कि मतदाता मतदान करता है। तो कांग्रेस की तरफ से हम चुनाव लड़े और जनता ने इसलिए जिताया क्योंकि हम कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन वहां पे जाने के बाद हम बीजेपी में शामिल हो गए, तो एक तरह से हमने क्या किया, जनता को डिच किया, हमने जनता को धोखा दिया।
तो ये सब क्या होता था कि ये सब चल रहा था, लेकिन ये तब उत्पीड़नकारी हो गया जब 2-2 4-4 लोग निकल कर वो क्या कर रहे थे, दूसरी पार्टी में शामिल होकर सरकार जो है वो गिरा दे रहे थे। और इस वजह से 1985 में राजीव गांधी के समय में 52वां संविधान संशोधन पारित किया गया और उसमें ये कहा गया कि नहीं, 1/3 अगर सदस्य जो है किसी पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में जाएगा तो उसकी लोकसभा की सदस्यता ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसकी संसद सदस्यता जो है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो 52वां संविधान संशोधन के बाद ये प्रावधान हुआ, तो थोड़ा सा क्या होने लगा कि थोड़ा सा कम तो हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि खुदरे में दल बदल होता था, लेकिन इसके बाद 1/3 सदस्य से यानी 1/3 से कम अगर होगा तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, लेकिन 1/3 या 1/3 से अधिक अगर रहेगा तो फिर आप अगर पार्टी छोड़ देते हैं, किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल जाते हो, तो फिर आपकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो वहां पे क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि अब जो है थोक में जाकर दल बदल होने लगा और ये समय तक काफी बढ़ गया। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब आए तो उन्होंने 91वां संविधान संशोधन लाए और इसके बाद 2/3 कर दिया गया, 1/3 को बढ़ाकर 2/3 कर दिया गया। अगर किसी पार्टी का 2/3 सदस्य छोड़कर जो है वो अलग होकर अपनी एक पार्टी जो है अपनी उसी पार्टी को बनाता है या फिर किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है, तब इसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो यहाँ पे अब आप बोलोगे सर 1/3 फिर 2/3 कर दिया गया, फिर 2/3 में भी महाराष्ट्र में हो गया, ठीक है, तो महाराष्ट्र में हो गया, 2/3 सदस्य चले गए, तो फिर क्या होगा, या फिर आप देखिएगा शिवसेना से अलग हो गए शिंदे गुट, इसी तरह से अजित पवार जो है वो मतलब जो है कह सकते हैं कि शरद पवार से अलग हो गए। तो अलग हो गए तो 2/3 निकल कर सदस्य चले गए, तो उनकी सदस्यता तो गई नहीं। तो आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा हुआ कि 1/3 से 2/3? तो अब आप समझो कि किसी भी पार्टी में 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी से चला गया तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टी की जो धारा है, विचारधारा है, वो मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं है। तो मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं है, इसका मतलब है पार्टी में कोई खोट है, दूसरे में चला गया तो चलो अच्छा ही हुआ। तो 2/3 यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है। और इस तरह से जो है आज का ये सेशन समाप्त होता है, ठीक है। 10 सवाल ही लेकर आता हूं, चूंकि इसमें बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, बहुत सारी बातें बतानी पड़ती है, लेकिन 10-10 सवाल, छोटी छोटी चीजें जो है इसको एक तरह से हम लोग जो है कह सकते हैं कि जो है मतलब कहते हैं ना कि भाई एक्सरसाइज जो है ना थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, स्नैक्स की तरह लेना चाहिए। जस्ट लाइक इन सारी चीजों को आप पढ़ते रहिए, है ना, आप क्या करिए अपना टेक्स्ट बुक वगैरह सब पढ़ते रहिए डिटेल में, बहुत सारे जो है विषय आप पढ़ते रहिए, लेकिन ये सब इस सब को स्नैक्स की तरह लेना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है 10 क्वेश्चन लेकर उसका सारा एक्सप्लेनेशन वगैरह बताते हैं। तो कल के सेशन, कल तो संडे है तो कल नहीं, परसों के सेशन में फिर आपका जो है भाग अनुसूची हो गया ना, अब हम लोग जो है धीरे धीरे क्या करेंगे कि नागरिकता है, तो इस तरह से जो है ना बहुत सारे सवाल नागरिकता से हो गया, और संघ और राज्य क्षेत्र हो गया उससे नागरिकता, फिर मौलिक अधिकार, फिर इस तरह से नीति निर्देशकता, तो इस तरह से क्रमशः बढ़ता चले जाएंगे, ठीक है। तो नेहा जी, सर जी क्वेश्चन और ज्यादा लाइए, आपकी क्लास में बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं नेहा जी, करूंगा, है ना। लेकिन अभी देखिए, अभी ये सब जो सवाल वगैरह है ना, ये सब बहुत ज्यादा मतलब जो है कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं रहता, क्योंकि चैप्टर वाइज चल रहा है ना, तो चैप्टर वाइज 25 सवाल कहाँ से लाऊं, है ना, और वो सब जो है रिपीटेशन हो जाएगा। मैं लाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। थोड़ा मेरा भी ख्याल रखिए, है ना, हम लोग 1 घंटा लगातार बोलते रहते हैं, तो अगर देखिए प्रश्न गिनाना हो तो 25 सवाल को गिनाया जा सकता है, लेकिन हर एक प्रश्न का अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना है तो उसमें एक बहुत उसमें थोड़ी एनर्जी जाती है ना, ठीक है। फिलहाल चलिए मैं कोशिश करूंगा कुछ ज्यादा सवाल लाने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने आज के सेशन को अटेंड किया।